ओके सो आज हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जिसको हम बोलते हैं टैलेंट एक्स, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कराता है अपने एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। उसके 10th क्लास के जो बच्चे हैं, इसमें जिस समय जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी सब पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम पीवाई क्यूज़ जो हैं, पिछले कुछ आई थिंक 10-12 सालों से एग्जाम्स हो रहा है और उसके पीवाई क्यूज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम शायद 2017 का पेपर, 2017 या 2016 का कोई पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये पेपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन डालना चाहता हूँ। ये बच्चों के पास है, हमने बच्चों से कलेक्ट किए हैं और हम बच्चों की हेल्प के लिए ये वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो आइए अपन देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप अपना फीडबैक जरूर देना। हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशंस यहाँ पर आएंगे, बिकॉज बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप बताइए पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए। तो ये पेपर का जो लेवल है, स्पेशली आज जो पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा टफ है ना। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन टफ है, पर एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इतना टफ पेपर अब आता होगा। ये बहुत पुराने टाइम का पेपर है, फिर भी अगर आपको टफ की आदत पड़ेगी तो आप इजी तो सॉल्व कर ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक सीरीज दे रखी है हमें 9 ओके लो 9, 27, 31, 155, 161, 1127। हमसे पूछा नेक्स्ट क्या टर्म होगा, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आप देख सकते हैं 9 इंटू 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया, 31 इंटू 155, 5 से मल्टीप्लाई किया, 161 इंटू 1127, तो ये आप देख सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। तो इसका मतलब अगली टर्म जो आएगी उसमें डिफरेंस 8 का। तो 1127 प्लस 8, तो दिस इज 11। तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस वॉज आई वुड से इट्स ए इजी क्वेश्चन। ठीक है, आइए मैं इसको रब कर देता हूँ। ज़्यादा अच्छा होगा आप क्वेश्चन देखने के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, तब ज़्यादा आसान होगा। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं हम। ए क्लॉक इज सेट टू शो द करेक्ट टाइम एट 11 AM। ठीक है, क्लॉक को सेट किया 11 बजे, 11 बजे, और वो क्लॉक हर 12 घंटे में 12 मिनट गेन करती है, माने क्लॉक की स्पीड ज़्यादा है, सुई तेज चलती है। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम जब 6 डे में वो 1 PM इंडिकेट करती है। ठीक है ना, 1 PM इंडिकेट करती है, तब उसका ट्रू टाइम क्या होगा। अब अपने ये देखें भाई, 6 डे में अगर ये 12 घंटे में 12 मिनट गेन कर रही है, तो क्या ना इससे 24 आवर्स में कितना गेन कर लेगी, 12 मिनट्स। 12 घंटे में 12 मिनट गेन करती है, तो 24 घंटे में 24 घंटे में कितना गेन कर लेगी, नहीं सॉरी 24 आवर 24 मिनट्स। 12 घंटे में 12 मिनट गेन करती है, तो एक दिन में कितना गेन करेगी, पूरे दिन में 24 मिनट। ऐसे कितने दिन है इसके पास, 5 पूरे दिन है। 5 6 डे, 6 डे मतलब 5 पूरे दिन है इसके पास। तो 5 डेज में कितना गेन कर लेगी ये, 5 इंटू 24 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट्स गेन कर लेगी ये। 120 मिनट्स का मतलब है ये 2 घंटा गेन कर लेगी। यानी कि अगर फर्स्ट डे ये 11 बजे सही सेट करी गई थी, तो 6 डे, 6 डे मतलब क्या हो गया, 5 दिन निकल गए इसमें से। 5 दिन बाद, एग्जैक्टली 5 दिन बाद इसका टाइम दिखाएगी 1 PM, क्योंकि दो एक्चुअल टाइम तो इसका 11 AM होना चाहिए था, लेकिन 2 घंटे गेन कर चुकी है, फास्ट चल रही है। तो 11 बजे तो एक्चुअल टाइम होना चाहिए था, लेकिन ये तो फास्ट चल रही ना, तो 2 घंटा ज़्यादा दिखाएगी। तो 2 घंटा ज़्यादा दिखाएगी, यानी 1 PM पर जाएगी। यानी अगर ये 1 PM दिखा रही है, तो एक्चुअल टाइम कितना है, 11 बजे। आफ्टर 5 डेज, या हम बोल सकते हैं 6 डे, ये 1 PM दिखा रही है। घड़ी तो फास्ट चल रही है, फास्ट चल रही तो टाइम तो पीछे का ही होगा। अब पीछे का कितना होगा, या तो 10 AM होगा, या 12 नून होगा, या 11 AM होगा। हम ये देख लें कि 5 दिन में कितनी आगे चल रही, कितने आगे चल रही, 2 घंटा। तो अगर 1 बजे दिखा रही तो 2 घंटा पीछे ले जाओ, तो 11 AM हो गया। ठीक है, ये
इजी क्वेश्चन था, वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, आइए थर्ड लेते हैं। थर्ड लेते हैं हम क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, वेन डायग्राम के ऊपर है ना। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में मैं यहां पर भी रफ कर दूं। एक डायग्राम दिया हुआ है ना। अब ये डायग्राम में देखिए ये एनर्जी का बॉक्स दिखा रखा है, एनर्जेटिक बच्चों का बॉक्स दिखा रखा है, ये सर्किल दिखा रखा है, इसमें बच्चे लंबे बच्चे दिखा रखे हैं। ये जो स्क्वायर दिखा रखा है, ये जो स्क्वायर दिखा रखा है, ये जो स्क्वायर दिखा रखा है, इसमें मोटे बच्चे दिखा रखे हैं। रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है एनर्जेटिक चिल्ड्रन, है ना। ट्राइंगल बता रहा है लड़कियां। बस ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पा जाते हैं, है ना। क्वेश्चन पे मैं इसको रब कर दूं। आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल ही इसके, ज़्यादा बड़े इशू वाली बात नहीं है। विच एरिया रिप्रेजेंट्स द एनर्जेटिक चिल्ड्रन हु आर नॉट ओबेस। तो देखिए बच्चा एनर्जेटिक भी होना चाहिए और ओबेस नहीं होना चाहिए। एनर्जेटिक मतलब ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये एनर्जेटिक मतलब ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, ठीक है। और ओबेस क्या हो गया, ये ओबेस हो गया। अब इसमें से देख लो कौन कौन से बाहर है। एक तो 15 नंबर बाहर है, 13 नंबर बाहर है, और ये दिख रहा होगा आपको 1 नंबर भी बाहर है। ये एनर्जेटिक तो है लेकिन ये ओबेस कैटेगरी में नहीं है। तो 15, 1 और 13, 15, 1 और 13, ठीक है। तो अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल लेते हैं। वापिस थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी सेटिंग में दिक्कत आती है बस। चलिए अब ये हमारे पास वापस अगर उसी डायग्राम को देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द ओबेस। अरे टेढ़ा हो रहा है यार, सीधा कर लो। नाउ अभी भी टेढ़ा हो रहा है, अब ठीक है। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। आई थिंक अभी थोड़ा सा टेढ़ा है। ओके कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, टेढ़ा हो रहा है। चलो चलने देते हैं, कोई बात नहीं, टेढ़ा है तो चलने देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपने अप्रोच देख ली होगी। तो ये फोर्थ क्वेश्चन तरह फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज हम उसका डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब फिफ्थ में क्वेश्चन में क्या है, ओबेस एंड एनर्जेटिक चिल्ड्रन हु आर नीदर गर्ल्स और टॉल। मार्क कर लेंगे अपन ना, ये तो हो जाएगा। क्योंकि मैं वापस डायग्राम लेने जाऊँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगला सवाल है ना। तो अगले सवाल के लिए तो मुझे बहुत बड़ी टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी, ठीक है। आइए अगला सवाल तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे इसमें अटके होंगे अगर इन्होंने ये करेंगे सवाल। चलिए तो सवाल है, 7 लोग हैं पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, याद रखना यू नहीं है इसमें। दैट ट्रेवलिंग इन डिफरेंट व्हीकल्स, अलग अलग व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है देयर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल। हर व्हीकल में 2 पैसेंजर्स हैं। ओनली वन ऑफ देम इज मेल। 2 पैसेंजर है हर एक में, टोटल 7 है, यानी कि 2 में 2 है, 1 में 3 है ना। और उसमें से हर एक में मेल है, हर एक में एक तो मेल है, एटलीस्ट वन इज मेल। ओनली वन ऑफ देम इज मेल, यानी एक मेल है तो बाकी क्या होंगी, फीमेल्स होंगी। यानी कि 3 मेल हो गए, 4 फीमेल होगी। ये भी लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ देयर आर 2 इंजीनियर्स, 2 डॉक्टर्स एंड 3 टीचर्स अमंग देम। अब ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए इस तरह के सवालों का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप टेबल बना लीजिए। अगर आप टेबल बनाना जानते हैं तो फिर सवाल बहुत आसानी से होता है। पी क्यू आर एस टी, यू तो है ही नहीं, वी डब्ल्यू, ये टेबल, ठीक है। सबसे पहले लिखिए आप मेल, फिर आप लिखिए फीमेल, फिर आप लिखिए डॉक्टर,
और कौन सा प्रोफेशन है? इंजीनियर, इंजीनियर। फिर आप लिखिए टीचर, फिर आप लिखिए व्हीकल, कौन से व्हीकल में जा रहे हैं, ये टेबल बनाइए। अब क्या क्या कंडीशन दे रखी भाई? इंजीनियर 2 ही हो सकते हैं, डॉक्टर 2 ही हो सकते हैं, टीचर 3 ही हो सकते हैं, ये सब दे रखा है हमें। और हमें दे रखा है ओनली वन ऑफ देम इज मेल। हर पैसेंजर में एक, हर ट्रेवल में तो यानी कि 3 मेल होंगे तो 4 फीमेल होगी, ये भी हमें दे रखा है। दे रखा नहीं दे रखा? अब अपन इसकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। चलिए पहली इन्फॉर्मेशन, आर इज ए लेडी डॉक्टर। ओके, तो मैं ये बॉक्स भी बना देता हूं ताकि टिक करना आसान होगा। थोड़े बेकार से बनाए मैंने बॉक्स, पर ठीक है चल जाएगा काम। आर इज ए लेडी डॉक्टर, आर, ये आर है, एक तो फीमेल है, लेडी डॉक्टर भी है, दोनों टिक कर दिया। तो इसका मतलब मेल नहीं हो सकती, इसका मतलब इंजीनियर नहीं हो सकती, इसका मतलब टीचर नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। एंड डज नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर्स पी एन वी, इसका मतलब है पी एन वी दोनों फीमेल्स हैं, पी एन वी दोनों फीमेल्स हैं, पी भी फीमेल है और वी भी फीमेल है, यानी ये मेल नहीं हो सकती। ऐसे इन्फॉर्मेशन है। सेकंड, क्यू ए मेल इंजीनियर, क्यू ए मेल इंजीनियर, क्यू मेल इंजीनियर ट्रेवल्स विद ओनली डब्ल्यू, ट्रेवल विद डब्ल्यू, ठीक है। जो टीचर है, डब्ल्यू टीचर है, डब्ल्यू तो टीचर हो गया भैया, कौन से व्हीकल में? व्हीकल 1 में। तो क्यू व्हीकल 1 में ट्रेवल कर रहा है, तो डब्ल्यू भी व्हीकल 1 में ट्रेवल कर रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा, एक और चीज है, अगर क्यू मेल है तो इसका मतलब डब्ल्यू क्या होगा? फीमेल, तो एक ही मेल हो सकता है ना, आया समझे? अगर क्यू मेल है तो ये फीमेल होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया है ना? क्या ये समझ में आया? सेकेंड स्टेटमेंट, एस इज ए मेल डॉक्टर, एस इज ए मेल डॉक्टर, खत्म खत्म खत्म, ठीक है। 2 पर्सन बिलोंगिंग टू सेम प्रोफेशन डू नॉट ट्रेवल इन द सेम व्हीकल, यानी एक ही प्रोफेशन के 2 लोग एक साथ व्हीकल में ट्रेवल नहीं करते। इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 डॉक्टर यहाँ पर आ गए ना, ये दोनों डॉक्टर अलग अलग उसमें होंगे, ये एक इंजीनियर आ गया तो अब एक इंजीनियर और कहीं आएगा। ये याद रखेंगे अपन बात, पॉइंट, कि 2 प्रोफेशन के सेम लोग एक व्हीकल में नहीं हो सकते। 5वां पॉइंट, पी इज नॉट ए इंजीनियर, पी इज नॉट ए इंजीनियर। पी अगर इंजीनियर नहीं है तो पी डॉक्टर तो हो नहीं सकता, डॉक्टर तो खत्म हो गया, 2 ही तो डॉक्टर थे। इसका मतलब पी क्या हो गया? टीचर हो गया। तो ये क्रॉस, ये भी क्रॉस। अच्छा, डॉक्टर तो सारे ही क्रॉस कर दो यार, डॉक्टर तो बचे ही कहाँ हैं? डॉक्टर तो सारे ही क्रॉस कर दो, है ना? डॉक्टर तो सारे ही क्रॉस कर दो, डॉक्टर बचे नहीं। तो क्या था? पी इज नॉट ए इंजीनियर, पी इज नॉट ए इंजीनियर ट्रेवल्स इन व्हीकल 2, पी ट्रेवल करता है व्हीकल 2 में, ठीक है। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज, क्यू ए मेल इंजीनियर ट्रेवल्स विद ओनली डब्ल्यू ए टीचर इन व्हीकल बी, यानी कि व्हीकल 1 तो फुल हो गया, व्हीकल 1 तो फुल हो गया, इसमें तो कोई और जा ही नहीं सकता, व्हीकल 1 तो इसमें जा ही नहीं सकता। एक बार दोबारा चेक करते हैं। आर इज ए लेडी डॉक्टर, आर इज ए लेडी डॉक्टर, शी डज नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर्स पी एंड वी, पी एंड वी, पी एंड वी, पी एंड वी के साथ ट्रेवल नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, आर तो ट्रेवल नहीं करती है। क्यू ए मेल इंजीनियर, क्यू ए मेल इंजीनियर ट्रेवल्स विद ओनली डब्ल्यू, मेल इंजीनियर्स ट्रेवल्स विद डब्ल्यू, मेल इंजीनियर तो ये फीमेल हो गया, है ना? अब आप ये सोचिए, अगर ये डॉक्टर नहीं है, अच्छा ये तो हमें मालूम पड़ गया, अच्छा हाँ ये टीचर है, तो इसका मतलब है कि इंजीनियर भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये इंजीनियर भी नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा है? 2 डॉक्टर हो गए, इंजीनियर एक ही बचा है, अब एक इंजीनियर में से कोई और भी होगा, और टीचर तो अभी हमारे पास 2 बचे हैं। अच्छा, ये टीचर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो डॉक्टर हो गया। अच्छा, एस इज अ मेल डॉक्टर, एस इज अ मेल डॉक्टर, ये भी हो गया। 2 पर्सन बिलोंगिंग टू सेम प्रोफेशन डू नॉट ट्रेवल इन द सेम व्हीकल। अब 2 पर्सन बिलोंगिंग टू सेम प्रोफेशन, अच्छा इसमें अब एक था, आर इज ए लेडी डॉक्टर, शी डज नॉट ट्रेवल विद द सिस्टर्स पी एंड वी। अच्छा, आर इज ए लेडी डॉक्टर और वो अगर 1 फुल है और वो पी के साथ ट्रेवल नहीं करती, तो इसका मतलब है कि आर किस में ट्रेवल कर रहा होगा? 3 में।
आर पी के साथ ट्रेवल नहीं करती, तो पी ट्रेवल कर रहा है 2 में और क्यू फुल हो चुका है, उसमें तो 2 ही लोग जा सकते रहे, तो इसका मतलब है कि आर अब 3 में ट्रेवल कर रहा है। वेरी गुड। आर आर इज ए लेडी डॉक्टर एंड, हाँ ठीक है। अब अपन देखें, अगर ये 3 हो गया, हाँ अब अपन और देखें क्या। अच्छा, आपने को ये भी मालूम है 3 मेल है 4 फीमेल है। अच्छा, मेल कितने हो चुके हैं अपने पास, 1 2, तो ये मेल ही होगा ना पक्का, जो बच गया मेल। अगर ये मेल है तो ऑब्वियसली ये कि ये फीमेल नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी क्रॉस हो गया। अब भरने को क्या क्या रह गया, देखते हैं, सवाल पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा फॉल्स है। टी इज मेल टीचर, टी इज मेल टीचर। अच्छा, अभी ये वाला कॉलम अपना बाकी रह गया, हाँ अभी ये वाला कॉलम बाकी रह गया। टी इज ए मेल टीचर, टीचर अपने कितने बाकी रह गए, एक टीचर बाकी रह गया और एक इंजीनियर बाकी रह गया। अभी भी कुछ ना कुछ तो इंजीनियर की कहानी बाकी है, एक इंजीनियर। ओके ओके, 2 person belonging to same profession do not travel in the plane same vehicle। तो 2 नंबर देखो, ये 2 नंबर वाले व्हीकल में टीचर जा रहा है, तो इसका मतलब है 2 नंबर के। अच्छा, पी और वी तो दोनों एक ही। शी डज नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर्स पी एंड वी, शी डज नॉट ट्रेवल विद द सिस्टर्स पी एंड वी। कुछ तो मिसिंग हो रहा है, दोबारा देखते हैं। मुझे तो यहां तो बन गया था पूरा। ओके, क्यू इज अ मेल इंजीनियर, फॉल्स देखेंगे क्या। क्यू इज मेल इंजीनियर, ये तो सही है, एक मिनट। डब्ल्यू इज द फीमेल टीचर, डब्ल्यू इज द फीमेल टीचर, ये भी सही है। वी इज द फीमेल टीचर, वी इज फीमेल। अभी हाँ क्या बोल रहे हो, कौन से व्हीकल में 3 लोग जा सकते हैं, एक तो फुल है। नंबर 2 नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ मेनी लेडी मेंबर्स आर देयर अमंग द, अच्छा लेडी मेंबर्स कितनी होगी, ये आसान तो बहुत है, 4 होगी, फीमेल तो 4 है ना, ये तो आसान है ना। एक बार अपन इसको दोबारा देखते हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ये इन्फॉर्मेशन अपने से मिस हो रही है। क्यू अ मेल इंजीनियर ट्रेवल्स ओनली विद डब्ल्यू ए टीचर इन व्हीकल 1, टीचर मेल इंजीनियर, ये तो बिल्कुल सही है। आर इज ए लेडी डॉक्टर, आर इज ए लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। शी डज नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर्स पी एंड वाई, पी एंड वी से साथ ट्रेवल नहीं करते, पी एंड वी दोनों फीमेल है और उनके साथ ट्रेवल नहीं करती है। तो यानी कि दोनों अलग अलग। आर इज ए लेडी डॉक्टर, आर इज ए लेडी डॉक्टर, यानी अगर ये 3 में ट्रेवल कर रही है तो पी अगर 2 में ट्रेवल कर रहा है और 1 है फुल है, 1 फुल है, तो लेडी डॉक्टर तो पी एंड वी दोनों के साथ ट्रेवल नहीं करती है, तो वी भी 2 ही होगा। आए समझे भाई, आर इज ए लेडी डॉक्टर, वो शी डज नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर्स वी एंड पी एंड वी। आर लेडी डॉक्टर है, वो 3 में ट्रेवल कर रही है, पी एंड वी के साथ ट्रेवल नहीं करती, पी ट्रेवल कर रहा है 2 में, 1 फुल है, तो इसका मतलब है कि वी भी जो होगा वो भी 2 में होगी, ठीक है। पी भी, ये तो हो गया। अब देखो, अब समझो, अब समझो, अब ये दोनों 2 में हैं, 1 फुल है, ठीक है ना, और ये एक मिनट, ये है टीचर, तो ये अब ये टीचर नहीं हो सकती, ये इंजीनियर होनी पड़ेगी, क्योंकि सेम प्रोफेशन के 2 लोग एक काम में नहीं हो सकते, ये क्रॉस, ठीक है। और इसको टीचर होना पड़ेगा क्योंकि 3 टीचर है, और ये क्रॉस। अब देखते हैं, टी इज ए मेल टीचर, टी इज मेल टीचर सही है। डब्ल्यू इज ए फीमेल टीचर, डब्ल्यू इज फीमेल टीचर, ये भी सही है। क्यू इज मेल इंजीनियर, ये भी सही है। वी इज फीमेल टीचर, वी इज फीमेल टीचर नहीं है, इंजीनियर है भैया, ये गलत है, इंजीनियर है। तो बहुत अच्छा सवाल है ना, और मैं यही बोल रहा हूँ कि बड़े टफ सवाल हैं, ऐसे सवाल टेबल बनाना और ये सब करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं सॉल्व करके आया था इसको, तब भी मुझे दोबारा भी टाइम लगा, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में इतना सारा डेटा को आप कॉम्प्लीमेंट, बट दिस इज टॉप क्वालिटी पेपर, सॉरी।
सम प्रॉब्लम दोबारा कर देते हैं। अच्छा, ये एक सेकंड, ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये इरेजर ही तो है। नहीं, नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया, ये तो इजी सवाल है, ये तो बिल्कुल करा जा सकता है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पिट ना सा मीन्स यू आर वेलकम। पिट ना सा मीन्स यू आर वेलकम। ना हो पाला मीन्स दे आर वेरी गुड। इसमें देखते जाओ कौन कौन सा वर्ड कॉमन है। यहाँ पर सिर्फ आर कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है, ना कॉमन है। तो ना मतलब हो गया आर, सिंपल। अच्छा, का डाला, इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ ला कॉमन है। इधर क्या कॉमन है, गुड, तो ला मतलब हो गया गुड। ठीक है, इधर क्या है, का डाला ओडो पिटला, तो ला भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, ला ही कॉमन है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, पहले वाले और लास्ट वाले में क्या कॉमन है, पिट, पिट कॉमन है ना, तो पिट का मतलब क्या हो जाएगा, वेलकम। पिट का मतलब क्या हो जाएगा, वेलकम। अच्छा, और अच्छा, इन दोनों में देख लें, सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, ना नहीं है। ओहो, एच ओ कॉमन है, एच ओ। एच ओ मतलब दे, एच ओ मतलब क्या हो गया, दे। लेट मी चेक क्या मैंने सही करा है। ना मतलब आर, ला मतलब गुड, पिट मतलब वेलकम। हाँ ठीक है। अब हमसे पूछा है पीपल का मतलब क्या होगा, चेक कर ले। ला मतलब मिल गया, पिट मतलब मिल गया, एचओ मतलब मिल गया, तो ओडी मतलब हो गया पीपल, और कुछ बचा ही नहीं, ओडी बचा। ओडी मतलब ओडी, ये रहा ओडी। ठीक है, ये तो इजी सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वेरी इन दैट कोड लैंग्वेज। वेरी, कहाँ पर है वेरी, ये रहा वेरी, वेरी ये है वेरी। अच्छा, ना का मतलब पता है, एचओ का मतलब पता है, ला का मतलब पता है, तो इसका मतलब हो गया, वेरी का मतलब हो गया पी ए। ठीक है, तो ये तो एक अच्छा सवाल था और इजी सवाल था। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक बार रब कर दें इसको, तो कुछ आपको इजी सवाल भी मिलेंगे। आइए, ये फिर एक क्लॉक का सवाल आ गया। क्लॉक का फिर एक अच्छा सवाल है। एक वॉच है जो यूनिफॉर्मली गेन कर रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी, और वो संडे को नून पे, यानी कि 12 बजे संडे, कितना स्लो है, 2 मिनट स्लो है, 2 मिनट स्लो है। और अगले संडे को 2 बजे वो 4 मिनट 48 फास्ट है। 2 PM पे अगले संडे, नेक्स्ट संडे, कितनी फास्ट है वो, 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस कवर कर लिया इसने, अप्रोक्सीमेटली जो डिफरेंस कवर कर लिया वो कवर कर लिया 6 मिनट 48 सेकेंड का। पहले तो स्लो थी, 2 मिनट पीछे थी, फिर धीरे धीरे सही टाइम पे आई होगी, फिर सही टाइम से भी आगे निकल गई। तो 6 मिनट 48 सेकेंड का डिफरेंस कवर किया। अब हमसे पूछा है बताओ वो सही कब थी, सही कब थी। हमें मालूम है कि 7 दिन में उसने कितना कवर कर लिया, करीब करीब 7 मिनट का डिफरेंस कवर कर लिया। 7 मिनट में 7 मिनट, 7 दिन में 7 मिनट का डिफरेंस कवर कर लिया उसने, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, उसको सही टाइम बताने के लिए कितने मिनट का डिफरेंस कवर करना था, सिर्फ 2 मिनट का डिफरेंस कवर करना था। अगर वो 7 दिन में 7 मिनट का डिफरेंस कवर कर रही है, अच्छा ये देखो आप, 7 दिन में 7 मिनट से कम का डिफरेंस कवर कर रही है, एग्जैक्ट नहीं है, कम है थोड़ा सा, 7 दिन में थोड़ा सा कम है, और वो भी 2 PM पे, 12 नून पे नहीं है। 12 होता, ये 12 से 2 है, दिन में 12 बजे चेक कर रहा हूँ और अगले संडे को 12 की जगह 2 बजे चेक कर रहा हूँ, है ना, 2 घंटे ज्यादा चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मोटा मोटा अपन देख सकते हैं हर एक दिन में करीब करीब 1 मिनट कवर कर रही है,
6 मिनट 48 सेकंड। आप मान सकते हो 45 सेकंड कवर कर रही होगी, 48 सेकंड कवर कर रही होगी, है ना, 50 सेकंड कवर कर रही होगी, ठीक है। अब इसको सही टाइम दिखाना है, एक दिन में कितना कवर करेगी, मंडे को 1 मिनट, ट्यूसडे को कितना कवर करेगी। तो अब मंडे वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया, होगा नहीं। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन है, और वैसे नन ऑफ दिस ये भी बड़ा ट्रिकी है। एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो याद है क्या होगी, टोटल घंटे कितने हो गए इस संडे से लेकर अगले संडे तक, 168 घंटे, और 2 घंटा ऊपर 170 घंटे। 170 घंटे में कितना कवर किया इसने, 6.8 मिनट्स कवर किया इसने 170 घंटे में। 170 घंटे में से 6.8 मिनट कवर किया। ये बहुत लंबा मेथड है, प्रॉपर मेथड पर यही है। इससे मैं निकालूंगा कि इसकी कवर करने की रफ्तार क्या है, फिर मैं निकालूंगा 2 मिनट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उस आंसर ऐसा आएगा। एक तरीका है अप्रॉक्सीमेशन, 2 मिनट तो कवर करना है मुझे, 2 मिनट से भी कम समय कवर करना है मुझे, 2 मिनट कवर करना है मुझे। अच्छा, 1 मिनट कवर करने में एक दिन लगता है, तो 2 मिनट कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन लगेंगे। अब ये 2 ही ऑप्शन है, ये तो AM है, ये PM है। AM में तो 1.5 दिन ही होगा, नून से स्टार्ट किया था ना, AM तो जल्दी आ जाता ना। PM में करीब करीब 2 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर मैं इससे करूँगा ना, बहुत लंबी बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो मुझे इसको अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो नहीं कर सकता उसको, सीधी सी बात है, इतना टाइम नहीं होता, तो हमें अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा। बट दिस इज प्रॉब्लम, नन ऑफ दिस इज ए प्रॉब्लम। अगर ये हो जाता है तो हमें इस कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तो इसे छोड़ सकते हैं। दिस इज अ टू लेंथी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड है ना, समय लगेगा इसमें ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आई थिंक ये तो दिख रहा है आपको, ये टेढ़ा हो जाता है बस। आइए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो गया है। अब सही है ना। तो देखिए, ये फिगर है, इसको एम्बेड किया गया है, पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ कट लगाया। आप जैसे इसको कट को खोलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर अपन कट को खोलेंगे तो इधर ऐसा आएगा और इधर ऐसा आएगा, ये ट्राइंगल और ये कट, एक खोलने में तो ऐसा आ जाएगा। तो आप देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा ऑप्शन, सारे सही आ रहे हैं, बीच की लाइन सबकी सही आ रही है। अब इसको ऊपर खोलेंगे, जब इसको ऊपर खोलेंगे तो ऊपर भी ऐसे ही खुलेगा, नीचे भी ऐसे ही खुलेगा, ऊपर भी ऐसे ही खुलेगा, नीचे भी ऐसे ही खुलेगा। अब कौन कौन से ऑप्शन रूल्ड आउट हो गए, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, जब इसको ऊपर खोलेंगे तो ट्राइंगल ऐसा खुलेगा, ऊपर का ट्राइंगल, है ना, और जब इधर इसको खोलेंगे तो इधर का ट्राइंगल ऐसा खुलेगा, ठीक है। तो ये तो इजी है, सेकंड ऑप्शन। 12th की बात करते हैं, 12th अच्छा सवाल है। सर्किल और स्क्वायर हमसे पूछा, स्टार की वैल्यू पूछी है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें, सर्किल और स्टार, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें। ये इजी सवाल है, ये हो जाना चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुझे ना स्टार की वैल्यू निकालनी, तो मैं एक काम करूं, इन दोनों को सॉल्व करता हूं पहले, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, देखो तो पहले इन दोनों इक्वेशन, ये तो कट जाएगा आपस में, तो ये बच जाएगा एक तरह से ट्राइंगल बटा सर्किल इक्वल टू 20/8, या बोल सकता हूँ उसको 5/2, बोल सकता हूँ उसको, है ना। तो ट्राइंगल इक्वल टू एक तरह से हो गया 5/2 स्क्वायर, ओ सर्किल, है ना। अब मैं इसमें वैल्यू में पुट चाहूँगा तो मैं किस में पुट कर दूँ, हाँ मैं इसमें वैल्यू में पुट कर देता हूँ, तो मैं ट्राइंगल की वैल्यू निकाल लूँगा इससे। तो ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा 5/2 ओ स्क्वायर इक्वल टू 10, और ओ
सर्किल इक्वल टू हो जाएगा, कट गया ये 4 हो गया, 2 आ गया इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू 2 आ गई तो ट्राइंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और अगर ट्राइंगल की वैल्यू 5 होगी तो स्टार की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल सा सवाल है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। Pointing out to a lady, a girl said she is the daughter-in-law of the grandmother of my father's only son. How is that lady related to the girl? है ना, पॉइंटिंग टू ए लेडी, ए गर्ल सेड, ठीक है, एक लड़की बोलती है शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्राउंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। सबसे पहले तो इसके फादर बना लेते हैं कि इसके फादर है, उनका इकलौता बेटा। ठीक है, अब वो उस लड़की के भी फादर है तो ये लड़की होगी, दैट्स ए लड़की, लड़की के फादर, और ये लड़की का भाई हो गया, एक तरह से ब्रदर हो गया, है ना, इसका सन हो गया। अब क्या बोला है ना, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। अच्छा, मेरे फादर के जो सन है उसकी ग्रैंड मदर है, यानी कि अगर ब्रदर की ग्रैंड मदर है तो मेरे फादर की क्या हुई, मदर हुई ना, मेरे फादर की मदर हुई। और वो जो लेडी है वो इनकी डॉटर इन लॉ है। अब इनकी जो डॉटर इन लॉ होगी वो तो इसकी वाइफ ही तो होगी, वो तो इसकी वाइफ। तो ये है हमारी लेडी, ये लेडी इसकी वाइफ है, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो सिबलिंग्स ही हैं, तो ये इसकी क्या होगी, मदर होगी। ये तो अच्छा सवाल था। और ये 14 अभी अपन छोड़ेंगे, ठीक है, 14 को भी अपन छोड़ेंगे। आइए ये कर लेते हैं सवाल। ये बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब कैसे 15 के सवाल करते हैं, देखते हैं। एक नॉकआउट टूर्नामेंट है और 64 प्लेयर्स खेल रहे हैं और सबकी रैंकिंग है 1 to 64। तो 1 जिसकी रैंकिंग है मतलब उसकी हाईएस्ट रेटिंग है, और जिसकी 64 रैंकिंग है वो सबसे लो रैंकिंग है। अब होता क्या है, स्टेज 1 में जो सीट 1 वाला जो होता है 64 के साथ खेलता है, 2 63 के साथ खेलता है, इस तरह से 31 जो खेलता है वो खेलेगा 33 की नहीं, 31 वाला जो खेलेगा वो खेलेगा 34 के साथ, और 32 वाला जो खेलेगा वो 33 के साथ खेलेगा। इस तरह से खेल रहा है, मतलब फर्स्ट 64, सेकंड 63, ऐसे 9 करते जाएंगे। तो इस तरह से पहले मैच में 32 गेम्स होते हैं। उसके बाद जो जीतता है अगेन जो जीतता है उसमें क्या करता है, विनर ऑफ मैच 1 और मैच 2 ऑफ स्टेज 2 प्लेड अगेंस्ट, इन दोनों का जो विनर है वो आपस में खेलेंगे, इन दोनों के जो विनर्स हैं वो आपस में खेलेंगे। तो पहले 32 मैच हुए थे, अब अगले मैच में 16 मैच होंगे, ऐसे मैच होते जाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है which lowest seeded player can win the tournament without causing the upset by him। मतलब सबसे कम सीडेड प्लेयर, सबसे कम सीडेड मतलब ये तो टॉप सीडेड है, ये तो क्या है, टॉप सीडेड है, और ये है 64 जो है ये लोएस्ट है, ये सबसे लोएस्ट है। ऐसा बताओ जो टूर्नामेंट जीत सकता है, जिसकी रेटिंग सबसे कम हो, लेकिन वो अपने से किसी टॉप सीड को हराए नहीं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, आपको टूर्नामेंट भी जीतना है, आपकी रेटिंग भी सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन आप अपने से किसी भी ज़्यादा रेटिंग वाले को नहीं हराओ तब जीतो। आप देखो, मान लीजिए कि जिस बंदे ने टूर्नामेंट जीता उसकी रेटिंग थी 33 से ऊपर कोई सी भी रेटिंग थी, क्या ऐसा पॉसिबल है? 33 वाला टॉप अपने से अच्छी क्वालिटी के प्लेयर को हराएगा तभी तो टूर्नामेंट जीतेगा, पर वो कह रहा है कि नहीं, आप अपने से ऊपर वाले को नहीं हरा सकते। तो इसका मतलब है कि 33 से 64 के तो आंसर ही नहीं आएंगे ना, ये लोग तो कभी जीत ही नहीं सकते टूर्नामेंट इस कंडीशन में कि आपको अपने, क्योंकि ये लोग मतलब ये लोग तो हमेशा अपने टॉप क्वालिटी के प्लेयर को हराएंगे, मैच उनके साथ हो रहा है उनका, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी। अब तो 33 आउट, 34 आउट, 32 पे चलते हैं।
32 एक पॉसिबिलिटी बनती है, 32 33 को हरा दिया, पॉसिबल है भाई, मैंने अपने से लोअर रेटिंग वाले को हराया है, ठीक है। और मान लीजिए कि इधर मैच जीता 64 ने और फिर मैं 64 से खेला, मैंने 64 को हरा दिया, 64 मेरे से लोअर रेटिंग वाला है, तो ये पॉसिबल है, इसलिए ये करेक्ट आंसर। मैं इसकी पूरी बनाऊंगा ना तो बहुत लंबा जाएगा, मैंने सिर्फ ये बता दिया 33 34 क्यों नहीं पॉसिबल है। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम से समझ नहीं आएगा। और चलिए ये है नेक्स्ट, ठीक है, बड़ा है, सीधा भी है, सीधा तो और कर लेंगे इसको, ये लो अब बिल्कुल सीधा है। ओके, फाइंड द मिनिमम कट्स रिक्वायर्ड टू डिवाइड ए क्यूब इन 125 क्यूब्स। एक क्यूब है, क्यूब कैसा है, ये क्यूब है ना, तो ये मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे, कितने कट लगाने पड़ेंगे ताकि मैं इसको कर सकूं। तो आप देखिए, आप तीन तरह से क्यूब, अगर ये साइड है, एक साइड है 5 की, 1 2 3 4 5, इसमें 4 कट लगाने पड़ेंगे आपको, एक साइड में 4 पैरेलल कट लगाने पड़ेंगे, इसी दूसरी साइड में 4 पैरेलल कट लगाने पड़ेंगे, तीसरी साइड में 4 पैरेलल कट लगाने पड़ेंगे, यानी कि 4 + 4 + 4 12 पैरेलल कट्स लगाने, 12 कट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप बड़े क्यूब के 125 पीसेस कन्वर्ट कर सकते हो। तो पता नहीं ये फील आ रही नहीं होनी, ये साइज है 5 की, अगर ये 5 है इसमें तो मुझे 4 कट लगाने पड़ेंगे, इसी तरह इस तरफ भी 4 लगाने पड़ेंगे, इस तरह टॉप पे भी 4 लगाने पड़ेंगे, तभी तो एक एक पीस बार आएगा। जब अपन केक काटते ना तो अपन फ्रंट पे भी कट लगाते हैं, साइड पे भी कट लगाते हैं, इधर भी कट लगाते हैं, तब जाके बराबर बराबर पीसेस बनते हैं, वैसा है, ठीक है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। और जनरली बच्चे इस स्टेज में डेटा सफिशिएंसी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं। दो, क्या कंट्री एक्स की जीडीपी कंट्री वाई की जीडीपी से ज़्यादा है ना। कंट्री एक्स की जीडीपी और कंट्री वाई की जीडीपी का कंपैरिजन पूछा है हमसे, ठीक है। हमें दे रखा है कि दोनों की कंट्री की जीडीपी, एक की ये एक्स की जीडीपी 5% से ग्रो कर रही है, वाई की जीडीपी 6% से ग्रो कर रही है। 5 years ago GDP और कंट्री X was higher than the country of Y। तो 5 years ago, 5 साल पहले X की जो GDP थी Y से ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा थी पता नहीं। अब ये 5% से ग्रो कर रही है, ये 6% से ग्रो कर रही है, तो अब 5 साल बाद क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, कितनी ज़्यादा थी ये थोड़ी पता है मैं। अच्छा, ये कम ग्रोथ हो रही है, ये ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो हो सकता है कि ये इसको सरप्राइज कर जाए। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, कंट्री एक्स की जीडीपी 5 साल पहले वाई से ज़्यादा थी और ये 6% से ग्रो कर रहा है, ये 5% से ग्रो कर रहा है, तब तो बहुत आसान था कहना यार भाई इसकी जीडीपी पहले ही ज़्यादा थी और ये ग्रो भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी जीडीपी ज़्यादा ही होगी। लेकिन इसकी जीडीपी ज़्यादा थी लेकिन ये ग्रो कम कर रहा है, ये ग्रो ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। दोनों इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। और अगर आपको डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस करनी है तो मैं कुछ और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें डेटा सफिशिएंसी के ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चन तो बहुत ही माशाल्लाह क्वेश्चन है दिमाग को घुमाने वाला सवाल है बिल्कुल। सो पे मी रियल मनी, है ना, पे मी रियल मनी, MONEY। हमें मनी की वैल्यू बतानी, रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ मनी। अल्फा न्यूमेरिक पजल है, हर अल्फाबेट को यूनिक डिजिट कर खिताब दिया हुआ है, ठीक है। और इसको अप्रोच कैसे करते हैं ये समझिए आप, तो है ना, ये बहुत टफ सवाल है पर आप इसको अप्रोच करना समझिए। इसको अप्रोच हमेशा शुरू में यहाँ से करते हैं। अच्छा, ये सब क्या किया हुआ है, एडिशन किया हुआ है, इन सबका पे मी सबका एडिशन किया हुआ है, ठीक है। पे मीन सबका एडिशन किया हुआ है और तब जाके ये आंसर आया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए इस m की वैल्यू क्या हो सकती है। m क्या है, r में पीछे से कुछ आया होगा
उसको वो जुड़ा होगा कैरी, तब जाके ओ आया होगा और तब जाके उसने एक कैरी फॉरवर्ड की होगी। यानी एम की जो मैक्सिमम, अच्छा इसमें पीछे जाके कितना कैरी जुड़ सकता है, 2 डिजिट को जोड़ोगे तो पीछे कितना जुड़ेगा, जरा जरा एक ही जुड़ेगा ना। यानी यहाँ पर पीछे से एक कैरी आया होगा, एक ही कैरी आया होगा। अच्छा कोई कैरी आने के बाद, जुड़ के बाद वो 2 डिजिट बना दें, तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। अगर आर की वैल्यू 8 होती तो 8 + 1 9 आ जाता, आगे कैरी तो नहीं आती ना। इसका मतलब है आर की वैल्यू 9 है, क्योंकि 9 में 1 जोड़ने के बाद 10 बना, और 10 बनने के बाद ही आगे एक और डिजिट किया, तो आर की वैल्यू 9 है। ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब आप देखोगे सर ये तो 1 0 तो सब में आ रहा है, 1 0 1 0 1 0 सभी में आ रहा है, तो इसमें तो खुद ने दे दिया 1 0, इसमें अपने क्या लॉजिक लगा दिया। एम और ओ की वैल्यू तो इसे तीनों ऑप्शन में दे रखी ना, 1 0 1 0, ये तो इसने दे रखी है। अब मेन तो प्रॉब्लम है एन ई वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। अच्छा इसने एक हिंट दे रखा है, वो हिंट बहुत अच्छा पढ़ने का, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत अच्छा हिंट है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, तो हमें मालूम है ये तो 1 0 है, अब मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या करूंगा, लेट्स से 9 मान लेता हूं, मैक्सिमम चाहिए ना मुझे, भाई 1 0 तो फिक्स है, तब भी मुझे मनी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको 9 मानूं, तो क्या मैं 9 मान सकता हूं कि इसको नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने आर को 9 ले लिया ऑलरेडी, 9 ले नहीं सकता। चलो एन को 8 मान के चल रहा हूं, 8 मानो। अगर मैं एन को 8 मानता हूं तो मुझे मालूम है ई प्लस ई करने पे ये 18 बना है, क्योंकि इसने आगे कैरी थी ना, पी प्लस ई करने पे ये 8 है, 8 नहीं है क्योंकि इसने आगे एक कैरी भी देनी है, 18 बना है। अब 2 डिजिट का सम 18 कब हो सकता है, जो दोनों के दोनों 9 हो, यानी कि पी भी 9 हो ई भी 9 हो, वो पॉसिबल ही नहीं, 9 तो एक ही डिजिट का हो सकता है, तो यानी कि मैं एन की वैल्यू 8 भी नहीं मान सकता। क्या मैं एन की वैल्यू 7 मानता हूं, मान के देख लेता हूं, अगर ये 7 माना तो 17 हो गया। अगर 17 के लिए क्या होगा, या तो इनमें से कोई ना कोई एक को 9 होना पड़ेगा, एक को 8 होना पड़ेगा, 9 ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं, 9 तो अभी भी नहीं हो सकता, तो 7 भी पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू 6 मान लूं तो 16 हो जाएगा। 16 के 2 ही केस बनते हैं, या तो 9 और 7 बने या दोनों 8 8 बने। 9 वाला केस तो हटा दो, 8 8 दोनों हो नहीं सकते, यूनिक डिजिट्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचेगा 5, 5 देख लेते हैं। अगर ये 5 है तो 15 है, एक कैरी दिया 5, 5 के क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक तो बन सकता है 9 और 6, 8 बन सकता है 8 और 7, 9 और 6 नहीं बन सकता, 9 तो ऑलरेडी किसी को असाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये 8 और 7 है, ठीक है, ये हो गए 8 और 7, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो 105 है ना, 105, तो यहां तक तो आगे हम अभी भी अब अपन करते हैं एक और काम, बहुत बढ़िया। तो ई की वैल्यू कितनी, एंड हाँ 7 8 और 7 15, अभी देखते हैं, वी डोंट नो, 8 भी हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती, पी की वैल्यू 7 हो सकती है, ई की वैल्यू 8 हो सकती है, पी की वैल्यू 8 हो सकती है, ई की वैल्यू 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब आप देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है, y प्लस ई प्लस एल इक्वल टू वाई आ रहा है, y प्लस ई प्लस एल इक्वल टू वाई आ रहा है, इसका मतलब है कि e प्लस एल की वैल्यू या तो 10 आएगी या 20 आएगी। भाई वापिस y इन सब में ऐड करने वापिस y आ रहा है, इसका मतलब है कि e प्लस एल 10 ही आ सकता है, ये 0 आ सकता है, 20 आ सकता है, 0 तो हो नहीं सकता, 20 भी नहीं हो सकता, e प्लस एल 2 डिजिट 20 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी e प्लस एल कितना हो गया, 10 हो गया। एक लॉजिक तो ये आया। दूसरा लॉजिक, यहां पर भी इसने ऐड करने पर एक कैरी दी होगी, पक्की बात है, भाई आया तो एक कैरी इसने भी दी होगी, तो अब यहां पर इन सब का सम कितना हो गया, 1 + 2a + m इक्वल टू ई, और या तो ई हो सकता है या 10 + ई भी हो सकता है, ये भी एक कैरी दे सकता है ना, तो हम देख सकते हैं 2a + m + 1 इक्वल टू ई। अब अगर मैंने ई की वैल्यू
दो पॉसिबिलिटी की, ई की वैल्यू मेरे पास, ई की वैल्यू की क्या पॉसिबिलिटी थी मेरे पास, 8 भी पॉसिबिलिटी थी और 7 भी पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, अगर मैं ई की वैल्यू 7 लेता हूँ, लेट्स से ई की वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूँ तो 2a प्लस m इक्वल टू हो गया 6, और m की वैल्यू तो मेरे पास 1 आएगी थी, m की वैल्यू तो 1 आ गई, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अगर मैंने ये लिया तो क्या करा मैंने, m की वैल्यू 1 ली ना, हाँ हाँ, तो 2.5, तो इसका मतलब है ई की वैल्यू 7 नहीं होगी, ई की वैल्यू 7 नहीं होगी, बात पक्की होगी, तो ई की वैल्यू 7 नहीं होगी। 8 लेके देख लो, ए के 8 लेके देखेंगे तो 2a प्लस m इक्वल टू 7, तो 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3, हो गया बढ़िया। तो ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8, वेरी गुड, ई की वैल्यू 8 आ गई। तो अब मेरे पास आंसर क्या क्या आ गया 1058, एक भी ऑप्शन नहीं, लास्ट लिस्ट तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें एक पॉसिबिलिटी और थी कि आपने ये ई क्यों लिया, इसको 10 प्लस ई भी ले सकते थे, ठीक ना, वो भी पॉसिबिलिटी थी, तो वो भी अपन को साइडलाइन करनी पड़ेगी। सो कुल मिला के दिस इज वेरी 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 टफ सवाल, ठीक है, और आप उसको भी साइडलाइन करके देख सकते हैं, मैंने उसको भी कंसिडर किया था और वो भी कट रहा था, पर ये टफ सवाल है। और इंपॉर्टेंटली बात है, जब आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है, आंसर अभी भी इसका नन ऑफ दीज आ रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, तो अब हमारे सिर्फ 2 सवाल रह गए, 2 सवाल को भी जल्दी से कर लेते हैं हम। ओवरऑल दिस पेपर इज वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। चलिए, ओके, फॉलोइंग्स ये कर लेते हैं। ये वाला सवाल करना है हमें। Following question is a set of 4 statements. Each segment has 3 segments. Choose the alternative where the third segment in the statement can be logically deduced. ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। तो डायनासोर्स आर प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स, तो ये डायनासोर्स है, ये प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स है। वाटर बफेलोज आर नॉट डायनासोर्स, वाटर बफेलोज आर नॉट डायनासोर्स, वाटर बफेलोज आर नॉट डायनासोर्स, डायनासोर्स आर प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स, वाटर बफेलोज आर नॉट डायनासोर। अब वाटर बफेलो डायनासोर नहीं है, तो वाटर बफेलो यहाँ भी हो सकते हैं, वाटर बफेलो यहाँ भी हो सकते हैं, तो वाटर बफेलोज आर नॉट प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स, ये कहना गलत है। वेन डायग्राम पढ़ाएंगे तुम्हें भाई, डायनासोर प्री हिस्टोरिक क्रिएचर है, तो डायनासोर प्री हिस्टोरिक क्रिएचर के अंदर आएंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, वाटर बफेलोज आर नॉट डायनासोर्स, वाटर बफेलो। अब वाटर बफेलो ऐसा भी हो सकता है, डायनासोर नहीं है, तो वो यहाँ पर भी कट कर सकता है, और वाटर बफेलो सेपरेट एंटिटी भी हो सकती है। अगर वाटर बफेलो यहाँ पर है, डायनासोर तो नहीं है लेकिन प्री हिस्टोरिक हो सकते हैं, और यहाँ पर है तो वाटर बफेलो प्री हिस्टोरिक भी नहीं होंगे, तो दिस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड, दिस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड, है ना, ये तो नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, ऑल पॉलिटिशियंस आर फ्रैंक, नो फ्रैंक पीपल आर कॉल्ड क्रोकोडाइल। अच्छा, ऑल पॉलिटिशियंस आर फ्रैंक, पॉलिटिशियंस आर फ्रैंक, नो फ्रैंक पीपल आर क्रोकोडाइल्स, नो फ्रैंक, कोई भी जो फ्रैंक है वो क्रोकोडाइल नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्रैंक जो है वो क्रोकोडाइल, यानी क्रोकोडाइल अपना में अलग एलिमेंट है, क्रोकोडाइल अपना में एलिमेंट है। इसका मतलब हो गया नो क्रोकोडाइल आर पॉलिटिशियंस, ये तो ठीक चल रहा है, जम रहा है, तो ठीक है। थर्ड देखते हैं, नो डायमंड इज क्वार्ट्स, नो डायमंड इज क्वार्ट्स, क्वार्ट्स अलग है, नो ओपल इज क्वार्ट्स, ठीक है, और डायमंड्स आर ओपल्स, ये कैसे हो सकता है, नो डायमंड इज क्वार्ट्स, मतलब इसमें कोई, मतलब नो डायमंड इज क्वार्ट्स, नो ओपल इज क्वार्ट्स, तो ओपल और मतलब डायमंड और ओपल्स में अपन कुछ नहीं बोल सकते, नो डायमंड इज क्वार्ट्स। तो नो डायमंड इज क्वार्ट्स का मतलब क्या होता है, ये क्वार्ट्स है ना, और ये है डायमंड, और ये है, मतलब जैसे मान लीजिए ये बना दिया मैंने क्वार्ट्स, ये डायमंड बना दिया, ओपल बना दिया,
ठीक है, लेकिन मैं ऐसे भी बना सकता था, ये क्वार्ट बना दिया, ये एप्पल और ये कट भी सकते थे। तो ये तो नहीं बोल सकता डायमंड्स और एप्पल्स, ये नहीं बोल सकता मैं, ये अलग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरह फोर्थ, तो एक ही ऑप्शन है बी ओनली। ठीक है, अच्छा ये तो इजी सवाल था। आइए लास्ट 20th सवाल लेते हैं। तो ये पेपर ओवरऑल आई विल से इट्स अ टफ पेपर, इट्स नॉट इजी पेपर। पुराने ज़माने में इतने पेपर टफ आते थे, आजकल इतने पेपर टफ नहीं आते, है ना। मेंटलिटी पहले ज़माने में बहुत टफ आते थे, क्योंकि बच्चे उस समय एनटीसी की तैयारी करते थे तो पेपर टफ आता था। आजकल बच्चे एनटीसी की तैयारी नहीं करते, तो पेपर इतना टफ नहीं आता। आइए, ये एक सवाल है बहुत सिंपल, ये सिंपल सवाल है, इसको कर सकते हैं। राघव वेंट इन हिज कार, है ना। तो पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं अपने स्टैंडर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, नहीं ये तो हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। तो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, 30 किलोमीटर नॉर्थ चला गया, 30 किलोमीटर नॉर्थ चला गया। उसके बाद 40 किलोमीटर वेस्ट चला गया, 40 किलोमीटर वेस्ट चला गया। उसके बाद साउथ टर्न किया और 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर साउथ चला। उसके बाद फर्दर ईस्ट टर्न किया, 26 किलोमीटर चला, ये 26 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक फिर चल लिया ये। ठीक है, उसके बाद टर्न राइट एंड ड्रॉप 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर फिर यूँ चल लिया, राइट ड्रॉप किया। ठीक है, तो देखो अब 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर देन इट टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 19 किलोमीटर, अब यहाँ पर आके 19 किलोमीटर चल लिया। तो 26 + 19 45, तो 40 यहाँ चला था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 5, ये था पूरा का पूरा 30 था, ये 8 और 10 18, तो ये बच गया 12, ये 5 और 12 ये 13 हो गया, यानी कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से 13 किलोमीटर दूर है ना। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट 13 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन। दिस इज, ये भी इतना आसान नहीं है ना, ये भी टफ है, ठीक है ना। सो ओवरऑल दिस पेपर लेवल इज वेरी वेरी टफ, बट ठीक है, आप टफ की प्रैक्टिस करेंगे तो आसान तो आराम से हो ही जाएगा। सो दैट्स ऑल, दैट वाज द फर्स्ट सेशन। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं शायद प्रैक्टिस करना भूल गया था, अभी भी मेरी नज़र गई, तो दोबारा मैं उस क्वेश्चन को आपको करवा दूंगा। थैंक यू।